कि जब आप मैटर को एनर्जी दोगे बाहर से तो मैटर दूसरे स्टेट में जा सकता है, कोई जरूरी नहीं जाएगा। उस स्टेट में जाने लायक एनर्जी देंगे तब जाएगा। उससे कम एनर्जी दोगे उस एनर्जी स्टेट में जाने से लायक से कम तो नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा उस एनर्जी को। if we provide energy to the material from outside, then it can go in other energy state तो बोलेंगे अपना मटेरियल एक्साइटेड स्टेट में है। यदि चला गया तो if it goes in other state, other energy state, then material is said to be in excited state। तो और एक्साइटेड स्टेट में भी मोर देन वन, एक से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट हो सकता है। इसको आप फिगर से समझो। हम लोग एटम का स्टेट की बात करते थे। एटम गया एक्साइटेड स्टेट में, एटम है ग्राउंड स्टेट में। यहां मटेरियल को बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, मटेरियल को बोल रहे हैं एक्साइटेड। वही चीज है। कोई मटेरियल का ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जाना मीन्स उसका ऑल एटम्स या कुछ एटम का एक्साइटेड स्टेट में जाना। एटम का एक्साइटेड स्टेट में जाना, इसका क्या मतलब? उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाना, हायर ऑर्बिट में चला जाना। जब बाहर से एनर्जी देंगे हीट के थ्रू या लाइट के थ्रू या कोई अदर तरह से, तो एटम का इलेक्ट्रॉन अपना इनिशियल ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो बोलते थे कि एटम चला गया, एटम एक्साइटेड स्टेट में है। और तुम अब हम लोग मटेरियल को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब भी ये बात बोलते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जाना मींस उसका एटम का इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट में चला जाना। तो दो एनर्जी स्टेट डिफाइन कर रहे हैं कि E1, मान लो E1 ये ग्राउंड स्टेट, कुछ नहीं किया, कोई एनर्जी नहीं दिया, रूम टेम्परेचर पर है ओनली। उस थर्मल एनर्जी के चलते जिस एनर्जी स्टेट में होगा वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट। और अभी तो लाइट के थ्रू वो एनर्जी देना है हमको, रेडिएशन टॉपिक लिखे हो, इंटरएक्शन ऑफ मैटर विथ रेडिएशन। मान लीजिए इसमें बहुत, और ये E2 एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में भी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकता है। अभी हम लोग पूरा चैप्टर का डिस्कशन करेंगे एक एक गो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट मान के, जबकि ये बहुत सारा हो सकता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। और ऑलवेज इस बीच में कोई एनर्जी स्टेट नहीं है। दैट इज एटम ऑलवेज मैटर ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। किसी भी एनर्जी स्टेट में रख दोगे ऐसा नहीं चलेगा। E2 के बाद फिर कुछ गैप होगा, फिर E3 आएगा। लेकिन आप पूरे डिस्कशन में यही मान के चलना कि आपके मैटर के लिए दुइये गो एनर्जी स्टेट है, E1 एंड E2 एनर्जी स्टेट। इस एनर्जी स्टेट में एटम्स होगा, बहुत सारा एटम्स होगा उस मैटर में। तो अब हम लोग इस पर बाहर से लाइट को डालते हैं, रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं। रेडिएशन इंसिडेंट किया, आप मैटर के अंदर रेडिएशन दिया तो वो
रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए कि ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप E2 माइनस E1, इतना अमाउंट का एनर्जी उस रेडिएशन के फोटोन में होना चाहिए। फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है यदि उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी म्यू होगा तो, और ये मस्ट बी इक्वल टू E2 माइनस E1, इस एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए ये। तो फिर ये जो एटम सब, अभी इलेक्ट्रॉन मत बोलना, एटम का अदर एनर्जी स्टेट में चला जाना, ये बात करेंगे। और इंटरनली आप समझ रहे हो, एटम का एक्साइटेड स्टेट में जाना मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट में चला जाना। तो व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कितना, E2 माइनस E1 बाई H, इतना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन विल गिवन टू मटेरियल देन, तो यहां पर तीन बात एग्जिस्ट करेगा, तीन फेनोमेना इस जगह पर एग्जिस्ट करेगा आप जब रेडिएशन दोगे तो। देन देयर आर थ्री फेनोमेना विल अकर। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन ये भी करना था E1 E2 के बारे में। लेट आवर मटेरियल हैज ओनली टू एनर्जी स्टेट E1 एंड E2, ये बात थोड़ा लिखने के बाद ये सब बात लिखना, ये सब बात लिखने से पहले ये मेंशन कर लेना, लेट मैटर हैज ओनली टू एनर्जी स्टेट देखो ग्राउंड स्टेट तो एक एक होगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में भी मोर देन वन। तो अभी हम लोग पूरे डिस्कशन में एक एक गो एक्साइटेड स्टेट भी मानेंगे, E2 एनर्जी स्टेट। अब हम लोग सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट डालते हैं इस पर, इस मैटर पर, और फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई H, इस एनर्जी गैप का डिफरेंस डिवाइडेड बाई H, इतना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होना चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन तो ये तीनों में कोई फेनोमेना नहीं होगा, उससे ज्यादा का दे सकते हो। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी म्यू, जो ग्रेटर देन इक्वल टू E2 माइनस E1, एग्जैक्ट बात करें तो तीन फेनोमेना बोल रहे हैं यहां पर एग्जिस्ट करेगा। वो क्या क्या है तीन फेनोमेना, मिटावें इसको। यस। सट जाएगा, छोड़ छोड़ दो उसको। तो देखो तीन फेनोमेना क्या क्या, पहला नाम दो एस्टिमुलेटेड, एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन एक ये फेनोमेना होगा। तीनों को डिस्क्राइब करेंगे इंडिविजुअली, पहले नाम लिखो। दूसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन, और तीसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन।
जब आप रेडिएशन डालेंगे इस मैटर पर, तो ये तीन बात होगा, जरूरी नहीं तीनों बात होगा, इसी तीन में से कोई ना कोई बात सब होगा। दो बात तो निश्चित रूप से होगा, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। अब इमिशन में दो ठो है, इसमें से कौन इमिशन होगा? तो पहले आप इसको समझो, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इसको इंड्यूस्ड इमिशन भी बोलेंगे, स्टिमुलेटेड वर्ड को इंड्यूस्ड भी बोला जाता है, इंड्यूस्ड इमिशन। इसको मिटा दें। यस। फर्स्ट में लिखिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ग्राउंड स्टेट में, सॉरी, एट रूम टेम्परेचर आप एनर्जी नहीं दिए हो लाइट के थ्रू, तब तो सब एटम आपका, उस मैटर का सारा एटम इस ग्राउंड स्टेट में ही होगा, पहला स्टार्टिंग बात। अब आप जब रेडिएशन डालेंगे तो वो रेडिएशन, अभी यहां पर एटम्स नहीं है, आप रेडिएशन एनर्जी डाला, एच न्यू अमाउंट का एनर्जी, जहां पर म्यू का वैल्यू E2 माइनस E1/h के बराबर होना चाहिए, ये डाला, ये बहुत सारे एटम पर इंसिडेंट हुआ होगा ये एच म्यू अमाउंट का एनर्जी, ये एटम सब चला गया होगा इस एनर्जी स्टेट में ना। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो पहला डिस्कस करेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। द एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, ये तो सिंपल बात है, इसको समझने में नहीं प्रॉब्लम है, तो बहुत पहले से भी समझते हो इसको। मेन यहां पर स्टिमुलेटेड इमिशन को समझना है। एक न्यू थ्योरी स्टिमुलेटेड इमिशन आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, 1906 में ही दिया गया था। बाद में जब लेजर का डिस्कवरी हुआ और उसका थ्योरी को खोजा गया क्यों हो रहा है, तो उसका मेन कॉज यही निकला था, स्टिमुलेटेड इमिशन के चलते ऐसा हो रहा है। The atoms in ground state absorb this incident photon, इस इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, and goes to the energy state E2। अब कितना एटम्स जाएगा उस एनर्जी स्टेट में, इसका प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू energy density of incident radiation and number of atom present in ground state। इस दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस, जो रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गोज फ्रॉम एनर्जी स्टेट E1 टू एनर्जी स्टेट E2, या रेट ऑफ probability rate of absorption and the probability rate of absorption, इसको, इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ एटम goes from energy state E1 to E2, probability for the atom goes from
E1 to E2 is directly proportional to दो बात पर। ये जो एनर्जी डाल रहे हो इसका डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हम बता रहे हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। इस इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी डेंसिटी एंड इसमें कितना एटम्स है, मान लो N1 एटम्स है ग्राउंड स्टेट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसको स्मॉल यू ब्रैकेट में म्यू लिखना, स्मॉल यू और ब्रैकेट में म्यू। हम सब रिप्रेजेंटेशन सब क्लियर कर रहे हैं क्या है ये म्यू। पहली बात की एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में कितने एटम प्रेजेंट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड सेकेंड में नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ये आइंस्टीन का अपना थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं, ये एजम्पशन है आइंस्टीन का। ये समझो ये एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ, तो ये इस एनर्जी डेंसिटी डिफाइन होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन। इसको हम लोग ना इस प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे P12, P12 इन probability for the atom goes from energy state E1 to E2, P12 इसमें बहुत कोई एरो लगा देता है 1 से 2 में जाने का प्रोबेबिलिटी एटम्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U म्यू। ये और ये दोनों को एक फॉर्मूला में लिखेंगे P12 इज प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू U म्यू। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, इस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है B12 से, B12 इस कांस्टेंट को N1 इंटू U म्यू। एनर्जी स्टेट E1 से E2 में एटम्स के जाने का प्रोबेबिलिटी is directly proportional to N1 and directly proportional to energy density of incident radiation। ये एनर्जी डेंसिटी जिसको U म्यू लिख रहे हैं, एक्चुअली इसको बोलते, नाम तो आपने इसका एनर्जी डेंसिटी दिया ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इसको आप इंटरनली समझेंगे तो इसको इसका मीनिंग हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहोगे रेडिएशन में वॉल्यूम कहां से आ गया कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पहले तो उतार लो इसको। सर N1 क्या है? N1 is the number of atom present in energy state E1। Yes, लिख लो number of atoms in energy state E1।
और सब बात तो ये एनर्जी डेंसिटी को समझो ना, इसको बोल रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इतने ही नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू। पूरा एग्जैक्ट नाम इसका ये है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू। एक्चुअली ऐसा है ना कि मान लो एक सिलिंड्रिकल रीजन है, सपोज करो, इसमें रेडिएशन को इंटर किया, इसका कुछ अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सिलेंडर का, और ये कुछ लेंथ होगा, तो इसके अंदर टोटल एनर्जी कितना कितना कंटेंट है सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर। बहुत जगह हम लोग किए भी है, हम लोग इस बात को किए भी होंगे पीछे, कंटिन्यूटी इक्वेशन सब जब डिराइव उराइव किए होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक सिलिंड्रिकल रीजन, एक रीजन उजन लिए होंगे, कितना एनर्जी आया पर यूनिट टाइम, उसके अंदर कितना एनर्जी गया, उस बाहर निकला, कितना स्टोर्ड हुआ, ये सब निकाले थे ना। नहीं, अरे अरे नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ ठीक तो है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव किएंगे सेमेस्टर 2 में, हाँ सर। मैक्सवेल इक्वेशन के समय। रेडिएशन में एनर्जी होता है, अब एक क्लोज्ड रीजन लिया, जिस मीडियम से वो रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम में क्लोज्ड रीजन इमेजिन करो, उसमें कुछ वॉल्यूम होगा, उस क्लोज्ड रीजन के अंदर कितना टोटल रेडिएंट एनर्जी है, उस रेडिएंट एनर्जी को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो एनर्जी डेंसिटी डिफाइन होगा। ठीक है, यस सर। और ऐसे सेमेस्टर 6 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर और अच्छा से देखोगे सब एनर्जी डेंसिटी को, रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी। ऐसे समझो रेडिएशन में एनर्जी होता है, वो जिस रीजन से क्रॉस कर रहा होता है उस रीजन में एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम इमेजिन कर ले, उस आर्बिट्ररी वॉल्यूम में कितना रेडिएंट एनर्जी है डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम। तो ये आइंस्टीन का थ्योरी, कितना एटम इस स्टेट से इस स्टेट जाएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस स्टेट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको B12 से डिनोट किया जाता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, इस B12 को बोलते हैं आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एक ये हुआ पहला इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, 3 फेनोमेना बोले हैं। दूसरा फेनोमेना बोला गया है स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये क्लियर हो गया ना, ये थ्योरी है, ये सब मत पूछो क्यों कैसे हो गया, ये तो एजम्पशन है, जो लॉज है उसका आइंस्टीन का उसको लिखा। ठीक, यस। ये लॉज है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस स्टेट से इस स्टेट में जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 2 चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो लिख दिया। बस इस कांस्टेंट का नाम आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट बोलता है डिफाइन आइंस्टीन कोएफिशिएंट ए एंड बी एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, उसका एक्सप्रेशन निकालने बोलता है, एक फेमस क्वेश्चन है ये। और एस्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, एस्टिमुलेटेड, सब डिफाइन करने, एक सिंगल क्वेश्चन में डालता है सब बात। दूसरा दूसरा जो फेनोमेना बोला गया स्पॉन्टेनियस इमिशन, जब इस एनर्जी स्टेट में गया आपका एटम, तो यहां पर उसका लाइफ टाइम 10 टू दी पावर माइनस
8 सेकेंड ही होता है यदि कुछ नहीं करें तो कुछ कोई और एक्स्ट्रा कोई फैक्टर वैक्टर या की बात नहीं करें, देखना फिर उसमें चेंजिंग करेंगे हम लोग बाद में, तो वो इतने ही टाइम तक उसमें ठहरेगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। द लाइफ टाइम of atom in excited state is 10 to the power minus 8 second, and it hence it comes in ground state जितना एनर्जी लेके गया था उतने ही एनर्जी को वो क्या करेगा, फिर उतने ही एनर्जी को फिर ये लेकर के ये एटम्स यही एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया था और ये एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इट कम्स इन ग्राउंड स्टेट विथ द इमिशन ऑफ एनर्जी, इमिशन ऑफ रेडिएशन of same frequency ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन बात है कि एक एटम का ग्राउंड स्टेट में आने से इक्के गो फोटोन निकलेगा। 4 एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो 4 गो ही फोटोन इमिट होगा। ये मेन बात है यहां का। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन का मेन कंसेप्ट ये है कि जैगो फोटोन E2 से E1 में आएगा ये एटम उतने ही फोटोन निकलेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेगा, इनकोहेरेंट होगा, वो एक डाइवर्ज उवर्ज करते हुए निकलेगा, कोई फेज रिलेशनशिप नहीं होगा फोटोन के बीच। इस टाइप का इमिशन से जो रेडिएशन इमिट हुआ उस रेडिएशन का प्रॉपर्टी है कि विथ द ट्रांजिशन ऑफ वन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट वी गेट वन फोटोन ओनली, और डिफरेंट फोटो इमिटेड फोटोन का डायरेक्शन डिफरेंट, उस फोटोन के बीच कोई फेज रिलेशनशिप नहीं, यानी इनकोहेरेंट। ये सब प्रॉपर्टी है स्पॉन्टेनियस इमिशन से जो फोटोन इमिट हुआ उसका। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको और लिखेंगे, इसमें बात सब थोड़ा लेट हो गया है। क्या जब स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ेंगे वहां देखना एक एटम जब वहां से यहां आता है तो 2 फोटोन निकलता है, सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में। और ए नंबर ऑफ एटम, अब वो जो 1-2 फोटोन निकला, वो 2 फोटोन दूसरे एटम को ट्रिगर करता है कि तुम भी चल जाओ नीचे, तो फिर उस दूसरा से जो टोटल 4 फोटोन निकलता है एक साथ, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी का। यानी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन इंस्टेंटली सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में, सेम फ्रीक्वेंसी का इमिट कर जाता है। वही तो है लेजर लाइट, लेजर लाइट का भी वही प्रॉपर्टी है। ये सब प्रूफ हम लोग देखेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन में इस सब बात को। और फिर बाद में स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए। नहीं छोड़ोगे आप इस एटम में, कुछ नहीं करोगे तो 10⁻⁻⁸ सेकंड के बाद नीचे आ जाएगा, तब तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ही होगा।
इसका लाइफ को थोड़ा बढ़ा दे यहाँ पर 10⁻⁻8 से -2 -3 पर ला दे, तब वो जो स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करें तो उसका कंडीशन सब लिखा जाएगा, कंडीशंस फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन, सब नेक्स्ट क्लास